Hello everyone, this is Dr. Sahil Roy and I welcome you to my YouTube channel, e-commerce Scholar. Friends, today's topic is Financial Management Mock Test Part 3. हम क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक कवर करेंगे। अगर इस मॉक टेस्ट से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो लाइक करके जरूर जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉक टेस्ट पार्ट 3। हमारा पहला क्वेश्चन है The first area of study to benefit from the focus in the 1950s to a more analytical, decision-oriented approach was पहला ऑप्शन कैश एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन कैपिटल बजटिंग, allocating financial capital to the purchase of plant and equipment, option C capital structure formulation, the balance between liabilities and equity, and option D dividend policy, the relationship between dividends and earning। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the first area of study to benefit from the focus in the 1950s to a more analytical decision oriented approach was capital budgeting, that is allocating financial capital to the purchase of plant and equipment। option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन है agency theory examines the option A relationship between the owners and the managers of the firm, option B insurability of the firm's assets, option C relationship between dividend policy and firm value, option D value of the firm relative to other firms in the industry। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है agency theory examines the relationship between the owners and managers of the firm। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो एजेंसी थ्योरी है वो रिलेशनशिप बताती है ओनर्स, जो फर्म के ओनर हैं, और उनके मैनेजर्स के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन अ कॉर्पोरेशन विल टिपिकली पे मॉडरेट डिविडेंड्स इन। एक कॉर्पोरेशन मॉडरेट डिविडेंड्स टिपिकली कब पे करता है? पहला ऑप्शन डेवलपमेंट स्टेज 1, दूसरा ऑप्शन ग्रोथ स्टेज 2, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंशन स्टेज 3, चौथा ऑप्शन मैच्योरिटी स्टेज 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ कॉर्पोरेशन विल टिपिकली पे मॉडरेट डिविडेंड्स इन एक्सपेंशन स्टेज 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। स्टार्टिंग में जब डेवलपमेंट होता है स्टेज 1, तब नॉर्मली डिविडेंड्स पे नहीं करती कंपनी, क्योंकि वो पैसे बचा करके ना फर्दर उसे इन्वेस्ट करती है। स्टेज 2 में ग्रोथ होता है तो अपनी ग्रोथ के लिए पैसे थोड़े बचाती है, लेकिन जब एक्सपेंशन करना होता है तो धीरे धीरे वो मॉडरेट डिविडेंड्स पे करना शुरू कर देती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज। जो फर्म की बैलेंस शीट है वो क्या शो करती है? पहला ऑप्शन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म ओवर टाइम, दूसरा ऑप्शन द होल्डिंग एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म, तीसरा ऑप्शन द असेट्स ऑफ द फर्म ऑन अ करंट कॉस्ट बेसिस, ऑप्शन डी द रिसीट एंड डिसबर्समेंट ऑफ कॉर्पोरेट फंड्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोज द होल्डिंग्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्लिगेशन का मतलब आप समझ सकते हैं लायबिलिटीज है, और होल्डिंग का मतलब जो उसके एक हिसाब से असेट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटीज ही बताता है, रिवील करता है किसी भी फर्म का। हमारा अगला क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऑप्शन ए मेजर्स चेंजेस इन नेट इनकम ओवर टाइम, ऑप्शन बी द रिसीट एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स ऑफ द फर्म, option C the assets of the firm and the means by which they are financed, option D emphasizes the critical nature of the firm's cash flows। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज emphasizes the critical nature of the firm's कैश फ्लोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि आपने कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ा होगा, तो कैश फ्लो में हम जनरली किसकी बात करते हैं? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो की। हम वहां पे क्रेडिट की बात ही नहीं करते हैं। क्रेडिट और कैश दोनों ऐड हो जाता है हमारा फंड फ्लो में। मतलब फंड फ्लो एक वाइड है और कैश फ्लो कंपेरेटिवली नैरो है। तो
क्योंकि कैश फ्लो का जो स्कोप नैरो होता है उसमें सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं, तो जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट होता है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करता है कि फर्म का कैश फ्लो का नेचर क्या है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, टू एन इकोनॉमिस्ट द टर्म इनकम मीन्स, एक इकोनॉमिस्ट के लिए इनकम शब्द का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दूसरा ऑप्शन change in real worth taking place between the beginning and each of a period. Option C, operating profit interest expense. Option D, earning after taxes. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। टू एन इकोनॉमिस्ट द टर्म इनकम मीन्स change in a real worth taking place between the beginning and each of a period. Option B is the correct answer for the given question. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर द डुपॉन्ट मेथड ऑफ एनालिसिस रिटर्न ऑन टोटल असेट इज। सवाल ये पूछा जा रहा है कि डुपॉन्ट मेथड के एनालिसिस के हिसाब से जो टोटल असेट्स का रिटर्न है वो क्या होता है? ऑप्शन ए प्रॉफिट मार्जिन टाइम्स असेट्स टर्नओवर, दूसरा ऑप्शन है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, तीसरा ऑप्शन है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स, एंड द फोर्थ वन इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंडर द डुपॉन्ट मेथड ऑफ एनालिसिस रिटर्न ऑन टोटल असेट्स इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, टू द सिक्योरिटीज एनालिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ग्रुप इज। जो सिक्योरिटीज एनालिस्ट होते हैं उनमें जो रेशियो एनालिसिस है उसका कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो का ग्रुप उनके लिए होता है? ठीक है, जो सिक्योरिटीज एनालिस्ट होते हैं, पहला ऑप्शन असेट यूटिलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन लिक्विडिटी, चौथा ऑप्शन डेप्थ यूटिलाइजेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है टू द सिक्योरिटीज एनालिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ग्रुप इज ऑप्शन बी प्रॉफिटेबिलिटी। वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे ज्यादा फोकस करते हैं, कौन? सिक्योरिटीज एनालिस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, which of the following is not a step in the development of a pro forma income statement? जो pro forma income statement है उसमें इनमें से कौन सा स्टेप का यूज नहीं किया जाता? पहला ऑप्शन है establish a sales projection, दूसरा ऑप्शन determine a production schedule and associated expenses to determine gross profit, option C determine the cash receipts, ऑप्शन डी डिटरमाइन प्रॉफिट बाय कंप्लीटिंग द एक्चुअल प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी डिटरमाइन द कैश रिसीट्स। डिटरमाइनिंग द कैश रिसीट्स हम ये स्टेप नहीं लेते हैं जब भी हम प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट इज टू। जो पहला स्टेप होता है प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट बनाने का वो क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रिपेयर द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी प्रिपेयर द कैश बजट, ऑप्शन सी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ऑप्शन डी एग्जामिन द प्रायर पीरियड्स बैलेंस शीट एंड ट्रांसलेट आइटम थ्रू टाइम। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट इज टू examine the prior period's balance sheet and translate the items through time. Option D is the correct answer for the given question. दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट द इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग इज डिराइव्ड। जो प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट है जो इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग है वो कहां से डिराइव की जाती है? पहला ऑप्शन अर्निंग बिफोर टैक्सेस, दैट इज टैक्सेस, ऑप्शन बी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, जहां से आप डिविडेंड लेते हो, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट टैक्सेस, एंड ऑप्शन डी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिविडेंड। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑन द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट द इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग इज डिराइव्ड अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, दैट इज डिविडेंड्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, मोस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस is conducted on the basis of cash flows. दूसरा ऑप्शन is theoretical only and has little impact on the firm.
Option C excludes fixed cost. Option D is done on the basis of accounting flows. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है most break even analysis is done on the basis of accounting flows. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन द इंडिफरेंस पॉइंट आइडेंटिफाइज जो इंडिफरेंस पॉइंट है वो क्या आइडेंटिफाई करता है पहला ऑप्शन इक्वालिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन ईपीएस बिटवीन टू फाइनेंसिंग प्लान्स ऑप्शन बी इक्वालिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी बिटवीन टू फाइनेंसिंग प्लान्स ऑप्शन सी इक्वालिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन revenue between two financing plans and option D is equality of impact on number of shares between two financing plans. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द इनडिफरेंस पॉइंट आइडेंटिफाइज इक्वालिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन ईपीएस between two financing plans. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन द की टू करंट asset planning is ensuring that the firm remains current on its obligations. Option B maintaining an inventory surplus to ensure liquidity. Option C forecasting sales accurately and matching production with the forecast. And option D maintaining the proper rate of asset growth. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द की टू current asset planning is forecasting sales accurately and matching production with the forecast. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन which of the following would not be important in examining the firm's buildup of accounts receivable cash current assets? Option A sales forecast. Option B cash receipts and cash payment schedules. Option C income statement. Option D a brief cash budget. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी इनकम स्टेटमेंट would not be important in examining the firm's build-up of accounts receivable, cash, current assets. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन an inverted yield curve often foreshadows an inflationary period. Option B a recessionary period. Option C a large government bond issue. Option D nothing at all. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है एन इन्वर्टेड यील्ड कर्व ऑफन फोरशैडोज अ रिसेशनरी पीरियड. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा है जरा इसको देखते हैं. इन्होंने सवाल पूछा है कि इफ अ फर्म हैज एन एवरेज डेली रेमिटेंस ऑफ कितना है भैया $4 million and 1.5 day in the collection process may be saved through a lockbox system. Has the firm freed up any real funds for other investments? ठीक है. पहला ऑप्शन नो these funds are theoretical in nature only. दूसरा ऑप्शन yes approximately 2.6 million that is 26,66,667 has been freed up approximately. Option C yes approximately 6 million has been freed up and option D cannot be determined from information provided. तो दोस्तों हमारा सवाल था कि जो फर्म है अगर उसका एवरेज रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर, ठीक है, वो 4 मिलियन है दैट इज $40 लाख और 1.5 दिन लगता है कलेक्शन प्रोसेस में. तो एक दिन का कितना हुआ 40 लाख, तो 1.5 दिन का कितना होगा 60 लाख दैट इज 6 मिलियन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन द लेवल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल फॉर द फर्म. वी हैव 4 ऑप्शंस. Should be judged based on historical standards of industry norms. दूसरा ऑप्शन should be judged as to whether the return earned on accounts receivable equals or exceeds the potential gain from the other investments. Option C is irrelevant as long as sales are increasing. And option D is not the concern of the financial manager. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है द लेवल ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल फॉर द फर्म should be judged
as to whether the return earned on accounts receivable equals or exceeds the potential gain from the other investments. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, the net credit position of the firm is defined as its credit rating, the extent to which the firm has utilized its credit line, the difference between short and long term debts, the difference between accounts receivable and accounts payable. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the net credit position of the firm is defined as the difference between accounts receivable and accounts payable. Option D is the correct answer for the given question. And our last question is, the major disadvantage of commercial paper is the continued availability of funds is less certain than with bank financing. दूसरा option, that there is no secondary market for commercial paper. तीसरा option, firms must maintain an account balance equal to the paper outstanding. Option D, commercial paper is normally issued with a floating interest rate. दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है the major disadvantage of commercial paper is the continued availability of funds is less certain than the bank financing. Option A is the correct answer for the given question. दोस्तों I hope and believe कि ये अगले 20 क्वेश्चंस और कुल मिलाकर के हमने 3 वीडियोस में 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए. ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा. On this note, thank you so much for watching this video. Have a good day and all the best for your examinations.